और आंध्रा के स्टडी के द्वारा हमें ये जानकारी मिल रही है कि दिस विल बी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फेकरी का हम कम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में, और अभी जो 53वीं मीटिंग कंप्लीट हुई है 22 तारीख को, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए उनके बारे में इंपॉर्टेंट की टेक अवेज को पिक करेंगे, जो कि मोर और लेस हमारी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी तैयारी है ना, उसको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो देखो, जीएसटी काउंसिल की बात की जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब 101वीं बार अमेंड किया गया था जीएसटी एक्ट के आधार पर, तो उस टाइम पर आर्टिकल 279A जोड़ा गया, और उसी में जो क्लॉज 1 है वो जीएसटी काउंसिल के बारे में प्रोविजन करती है, जो मोर और लेस क्या कहता है कि जीएसटी काउंसिल जो है वो यूनियन, दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को जीएसटी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इशू अगर आए तो उससे संबंधित रिकमेंडेशंस देती है। तो यहां पर एक तो हमें ध्यान होना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल जो है वो एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है। यहां पर आपको नोटिस करोगे तो आपको यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा, जिसको यूनियन गवर्नमेंट हम बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा यहां पर आप स्टेट्स की भी पार्टिसिपेशन देखते हो। इसका मतलब ये एक फेडरल मैकेनिज्म पे काम करने वाली इंस्टीट्यूशन है। और जब ये मामला जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके लाया गया था, स्टार्ट किया गया था ना, तो उस टाइम पर आर्टिकल 368 के आधार पर ये अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें जो एकदम डिफिकल्ट वाला पार्ट आ जाता ना अमेंडमेंट को लेकर के, कि हाँ जी आपको 50% स्टेट्स की लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो वो अप्रूवल यहां पर लिया गया था, जिसके आधार पर ये जीएसटी एक्ट पारित हुआ और जीएसटी काउंसिल स्टैब्लिश हुई। ठीक है, यहां पर देखो इसकी कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी जीएसटी काउंसिल की स्ट्रेंथ होती है ना, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो 1/3 मेंबर्स होते हैं, और रिमेनिंग जो 2/3 मेंबर्स हैं वो होते हैं आपके स्टेट्स की तरफ से। स्टेट की तरफ से कौन आएगा भाई? सीधी बात है, स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग स्टेट्स की अपनी स्टेट गवर्नमेंट में जो भी फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड मिनिस्टर है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर खुद ही क्यों ना हो, वो वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे स्टेट की तरफ से आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरी एक फेडरल मीटिंग होती है, जिसको चेयर किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर देखें तो निर्मला सीतारमन जी आपकी वहां पर फाइनेंस को देख रही है, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स को, तो वो ही इसको चेयर कर अभी किया है इन्होंने। एक चीज हमें ध्यान रख लेनी है कि जब कभी भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की बात आए तो हमें ये ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी क्या है। तो एक साल में नई नई करते 4 मीटिंग्स तो जीएसटी काउंसिल की होती है। वो कैसे? देखो, 4 क्वार्टर्स हो गए 3-3 महीने के, और 3-3 महीने के हर क्वार्टर के अंदर कम से कम एक मीटिंग जीएसटी काउंसिल की होनी जरूरी है। तो कुल मिलाकर के 4 क्वार्टर, तो 4 का मतलब कितनी मीटिंग हो गई? कम से कम 4 मीटिंग तो जीएसटी काउंसिल की होती है। ज्यादा डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो आर्टिकल 279 जो है वो जीएसटी काउंसिल के प्रोविजंस के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 246A, यहां पर ए लिखना मैं भूल गया, यहां पर ए है दोनों में। ठीक है, आर्टिकल 246A क्या कहता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है कि वो जीएसटी से रिलेटेड कोई भी कानून बना सकते हैं। साइमल्टेनियस पावर है ये क्या कहता है कि वाकई में फेडरलिज्म को यहां पर एक तरीके से मेंटेन करने का स्कोप है, कि स्टेट लेजिस्लेचर भी अपना लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट भी बना सकती है, और वो अपने लॉ के बेसिस पे कुछ भी रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल को दे सकती है, जो कि मोर और लेस एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो मोटी बात क्या आ रही है कि आर्टिकल 246A के तहत यहां पर प्रोविजन है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जीएसटी से रिलेटेड कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब जीएसटी क्या है? देखो, 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2016 में, वैसे तो 122वां बिल था, पर पारित हो गया तो एक्ट हो गया, तो 101वां एक्ट था। ये अपने आप में इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिफॉर्म से रिलेटेड हमारे देश में सबसे बड़ा रिफॉर्म था, जो कि किस प्रिंसिपल पे आधार था? वन नेशन वन टैक्स। दैट मींस 17 टाइप के डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम करते हुए आप देखते हो कि जीएसटी टैक्स जो है वो स्टार्ट किया गया, जिसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड हो गए, जिसमें एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, इन सबको इंक्लूड कर दिया था। इसके अलावा जीएसटी फाइनली इंपैक्ट कहां डालता है भाई? सीधी बात है, कंज्यूमर पे। फाइनल कंजम्पशन जो करेगा वो पे करेगा। अच्छा, जीएसटी लाने के पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? वो था टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना था। इसका मतलब क्या था कि कोई भी प्रोडक्ट एक स्टेज से दूसरे, दूसरे से तीसरे, फिर कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो 2 स्टेज को पार करने में अगर टैक्स एक पे लग गया, फिर उसके ऊपर एक और टैक्स लग गया,
तो वो कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा हावी हो जाया करता था। तो ऐसी परिस्थितियों में उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया कि भाई अगर एक लेवल पे टैक्स लग गया ना, तो दूसरे लेवल वाले को वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अपने लेवल पर जो अप्रोप्रिएट टैक्स बनेगा, डिफरेंस बनेगा, वो पे करने पड़ेगा। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब कि अगर होलसेलर ने टैक्स पे कर दिया, या फिर कहो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जो भी इनपुट रिक्वायर्ड थे उस टाइम पर किसी ने टैक्स पे कर दिया, तो वो टैक्स आगे वाले स्टेज पे जो होलसेलर है या फिर रिटेलर है उनको पे नहीं करना पड़ेगा। उनको वो जीएसटी रिटर्न जब भरेंगे तो उनको उसका फायदा हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें डबल टैक्सेशन का जो मैकेनिज्म हो वो टैकल हो जाता है, इसलिए ये जीएसटी वाला मैकेनिज्म अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अभी देखा जाए तो वैसे तो बोला गया कि वन नेशन वन टैक्स, बट रियल सेंस में 4 टैक्स स्लैब्स यहाँ पर अभी रन हो रही है। 5%, 12%, 18% और 28%, और 0% रेंज में भी बहुत सारी कमोडिटीज यहाँ पर आ जाती हैं। बट हम जीएसटी टैक्स की बात कर रहे हैं तो ये 4 स्लैब्स यहाँ पर कंसिडर होती हैं। अब देखो 53वीं जो मीटिंग हुई है इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो अपडेट्स हुई है, तो उनको हम देख लेते हैं एक एक करके की टेक अवेज को। फर्स्ट है जीएसटी रेट जो है वो मिल्क केन्स पे सेट कर दी गई है। जैसे आप जाते हो मार्केट में, ठीक है, स्टील या फिर आयरन या फिर एल्यूमिनियम के केन के अंदर अगर दूध लेकर के आते हो ना, तो उन केन्स के ऊपर प्रॉपर रेगुलराइजेशन करने के लिए 12% टैक्स लगा दिया गया है। इसका टारगेट है कि भाई कैसे भी करके स्टैंडर्डाइज द टैक्स ट्रीटमेंट, ये मेन टारगेट था। दूसरा, पेट्रोल और डीजल अभी भी आपको पता है जीएसटी एम्बिट से बाहर है, तो उसके लिए देखो सेंट्रल गवर्नमेंट तो लगातार कोशिश करती रहती है कि जीएसटी के अंडर में ला दिया जाए, बट स्टेट्स के बीच में कंसेंसस नहीं आ रही है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या आर्ग्यूमेंट है, बोले पेट्रोल और डीजल को अगर जीएसटी में ला दिया जाए तो पूरे देश में फिर पेट्रोल और डीजल के दाम है वो मोर और लेस इक्वल हो जाएंगे, तो ऐसे में फिर बाद में कस्टमर्स को प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, आप देखते हो ना कि हाँ भाई हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश, दिल्ली में तो टैक्स बहुत कम लगता है, वहीं पर राजस्थान, एमपी, यहाँ पर टैक्स थोड़ा ज्यादा दिखता है, तो मोर और लेस आपको वहां पर डीजल और पेट्रोल महंगे मिलते हैं। तो वहां पर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोच रही है। बट अगेन स्टेट्स यहाँ पर क्यों कंसेंसस डेवलप नहीं कर रहे, क्योंकि स्टेट्स के लिए रेवेन्यू कलेक्शन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, देखो डीजल पेट्रोल, प्लस उसके अलावा आपके पास में वहां ऑप्शन रह जाता है लिकर का, और इलेक्ट्रिसिटी मोर और लेस वो रह जाती है। अब आपके पास में एक टास्क, आप ये बताइए कौन कौन सी कमोडिटी एंड सर्विसेज ऐसी हैं जो कि जीएसटी के बाहर है अभी भी, उनको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण कि इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल सकता है। फिर थर्ड जो इंपॉर्टेंट की टेक अवे है दैट इज इंडियन रेलवे सर्विसेज। होता क्या है कि प्लेटफॉर्म पे जब हम हमारे रिलेटिव्स को या किसी को छोड़ने जाते हैं तो सीधी बात है प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ती है, तो उस पे जो जीएसटी लगता है ना उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है, एग्जम्पशन दे दिया है। कारण टारगेट है कि कैसे भी करके पैसेंजर्स के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा जो कार्टन बॉक्सेस आते हैं जिनके अंदर हम बहुत सारे आइटम्स आप पैक करके बेचते हो, फॉर एग्जांपल एप्पल्स, जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल से एप्पल पैक होकर के पूरे देश में हमारे फैलते हैं, तो उनके ऊपर टैक्स को 18% से रिड्यूस करके 12% कर दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि सीधी बात है मैन्युफैक्चरर है या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे कोई अगर कार्टन्स को यूज कर रहा है तो उनको टैक्स कम देना पड़ेगा, इससे फायदा होगा इकोनॉमी को। चलिए नेक्स्ट, एग्जम्पशन फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन। देखो होता क्या है, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ में अटैच्ड हॉस्टल है, वहां पर अगर कोई रहता है ना, तो वहां पर हॉस्टल के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से वो आपको मोर और लेस टैक्सेशन में बहुत बेनिफिट मिलता है। बट अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अलावा कहीं हॉस्टल में रहना आप चाहते हो, तो वहां पर फिर अगर मंथली फीस आपकी 20,000 है, 20,000 तक है, तो आपको अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो नॉन स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर हॉस्टल्स में स्टे करते हैं, तो उनके लिए एक तरीके से टैक्सेशन जब रिड्यूस होगा तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। फिर आ जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारे सपोर्ट दिए जाते हैं, और दूसरा टैक्स जो इकट्ठा होता है जीएसटी का वो एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को उनके परफॉर्मेंस और उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एज पर द फॉर्मूला वो टैक्स डेवोल्यूशन करता है। तो ऐसे में आप क्या देखते हो कि जीएसटी को डिवॉल्व करने में बहुत बार डिले हो जाता है। कई बार स्टेट की ये कंप्लेन आती है कि हमारा हिस्सा समय पर नहीं आया, तो इसके लिए कहा दिया कि एक तो टाइम पे आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा, नंबर 2 आपको जिन स्टेट्स को ये कमिटमेंट दिया हुआ था या फिर जीएसटी जब इंप्लीमेंट हुआ था तब एक बात आई थी कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से स्टेट्स के रेवेन्यू कलेक्शन में कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, तो उस सेटलमेंट को लेकर के भी यहां पर बातचीत हुई है। इसके अलावा स्टेट्स को कैपिटल सेक्टर में, मतलब अपनी खुद की इकोनॉमी को बूस्ट करने में लॉन्ग टर्म में, और सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स लाने के लिए
एनकरेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की गई, जिसका मेन टारगेट था कि भाई आप केवल वोट बैंक के चलते फ्रीबीज ना दे करके आप कैपिटल में इन्वेस्ट करो, रोड बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करो, जिससे कि लॉन्ग टर्म में हमारी ह्यूमन कैपिटल भी डेवलप होगी और इन्वेस्टमेंट भी आएगा, जॉब भी क्रिएट होगी, स्किल भी डेवलप करने में हेल्प हो जाएगी। तो इससे लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को बेनिफिट मिल जाएगा। बट वही पॉइंट है कि यहां पर स्टेट्स भी फिर अपनी मनमानी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या प्रोविजन है इस स्कीम के अंदर? देखो, ज्यादातर जो लोन दिए जाते हैं, देखो हिस्सा जो बन रहा है टैक्स का वो तो है ही, बट लोन जब भी स्टेट गवर्नमेंट को कहीं से उठाना होता है ना, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटर के तौर पे काम करती है। तो मोर और लेस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई अगर रिक्वेस्ट डाली जाती है तो ज्यादातर लोन तो देखो रेस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करते, बट स्टिल कुछ स्कोप सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से रखना चाहती है कि भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच करके आप काम करो इस पे, राइट। फिर आ जाओ आप, जीएसटीआर जो फाइल होनी है 4th क्वार्टर की, उसकी फाइनल डेट जो है, आप जानते हो यार, छोटे जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पास में थोड़ा सा काम ज्यादा रहता है, मैन पावर कम होती है, तो ऐसी परिस्थितियों में उनको जीएसटी रिटर्न फाइल करने का जो चौथा राउंड है उसके लिए एक्सटेंशन दे दिया। साथ ही साथ जिन लोगों के द्वारा जीएसटी फाइल की गई और उनके फाइल करने में कोई गफला नहीं है, कोई फ्रॉड एक्टिविटी उन्होंने नहीं की, बट स्टिल उनके पास में जीएसटी एक्ट के सेक्शन 73 के तहत नोटिस आए हैं, तो उन लोगों को छूट दे दी जाएगी, उनको वेवियर भी मिलेगा इंटरेस्ट में भी, और साथ ही साथ पेनल्टी भी उनकी माफ हो जाएगी। शर्त क्या है? उनको साबित करना पड़ेगा कि हाँ जी फ्रॉड नहीं है, वो एकदम क्लियर, सफेद और सही तरीके से काम कर रहे हैं। और फिर लास्ट अब इंपॉर्टेंट की टेक अवे है कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से कई बार केसेस हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई प्रॉपर टैक्स पे नहीं किया उस फर्म ने, XYZ उसने, तो ऐसे में गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी लिटिगेंट है जीएसटी की केस के अंदर, है ना। केस के अंदर एक पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो। तो ऐसी परिस्थितियों में इसको लिटिगेशन के एक बर्डन को रिड्यूस करने के लिए यहां पर मॉनेटरी थ्रेशोल्ड फिक्स कर दिया है। वो क्या है कि अगर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने अपील की जाती है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वो केस 20 लाख तक का हो सकता है। अगर हाई कोर्ट के पास में जाना है तो भैया मामला 1 करोड़ तक का हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास में जाना है तो 2 करोड़ या उससे ज्यादा का हो सकता है। कहने का मतलब अप टू नहीं है ये, इसको अप टू को हटा सकते हैं आप। 20 लाख से ज्यादा का केस होगा तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में अपील करिए, अदरवाइज आपको सेटल करना पड़ेगा, ठीक है। 1 करोड़ से ज्यादा का चला गया तो हाई कोर्ट, 2 करोड़ से ज्यादा का चला गया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या है, कैसे भी करके केसेस की जो कैसे संख्या बढ़ रही है उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 2022 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक क्लियर बात बोल दी कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। तो चलिए, जीएसटी की बात आई गई तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ओके। आपकी तरफ से कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा डार्क स्क्रीन लो बैकग्राउंड में, तो आवाज लेने की कोशिश की बट और इम्प्रोवाइज कर लेंगे, ओके। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।